हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी लेक्चर 2, जो कि आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है। और साथ ही में आज हम इसमें जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज। इसके पीछे के जो दो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो हम ऑलरेडी रोडवेज एंड रेलवेज पिछली वीडियो में पूरा कर चुके हैं। तो इसमें हम ये तीन तीन के तीन टॉपिक जो हैं वो पूरे करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अभी हम पाइपलाइंस की बात करेंगे। तो पाइपलाइंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। जैसे कि मान लो कि पाइपलाइन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है, स्पेशली फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो हैं जैसे कि मान लो क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारे के सारे कोई वाटर, पहले क्या था अर्लियर टाइम पे सिर्फ पानी ही जो था उन पाइप्स के जरिए पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी जो है, अभी वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, जितने भी ये नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सभी को भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे कि अभी एडवांटेजेस देखते हैं कि पाइपलाइंस के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो देखो कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन लॉस जो होता है हमें, है ना, उसको बचाने के लिए है कि इतना ज्यादा हमें ट्रैवलिंग करना पड़ता है, वो हमें बच जाता है। और दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स प्लांट्स हैं, थर्मल पावर्स हैं, वो आजकल अपनी सप्लाई इसी तरीके से करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक है ना। साथ ही में अगर हम देखें तो शुरुआत की कॉस्ट जरूर है कि भाई पाइपलाइन डालनी है, इतनी लंबी पाइप्स डालनी है ना, तो वो तो हाई है ही है। लेकिन उनकी जो रनिंग कॉस्ट है, उसके बाद में जो खर्चा आता है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह आती है ना, वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कोई चीज को कॉन्टिन्यूसली मान लो किसी ट्रक के जरिए या कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा आता है। अभी इसका जो मेंटेन्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस और ऑयल जो है वो होती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कोई ट्रैफिक जाम लग गया या कुछ हो गया ऐसे में फंस गया, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। और पाइप्स जो हैं वो डिफिकल्ट टरान्स जो एरियाज हैं वहां पे भी डाली जा सकती हैं, और अगर समुद्र में चाहे तो वहां पे भी हम डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मान लो कि कोई बहुत दूर जो है वो रिफाइनरीज बनी हुई है, तो वहां से लेके जब जहां जहां तक हमने वो अपना क्रूड ऑयल या कुछ भी भेजना है, तो वहां तक हम पाइपलाइंस जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत दूर जो रिफाइनरीज हैं, जैसे कि बैरूनी की हो गई, मथुरा की हो गई, पानीपत की हो गई, है ना, तो ये सारी की सारी जो है इसीलिए बनाई जा चुकी हैं, इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि हमारे पास पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं कि पाइपलाइंस के कौन कौन से नेटवर्क्स हमारे देश में बिछे हुए हैं। सबसे पहले ऑयल फील्ड इन अपर असम से लेके कानपुर तक, है ना, वाया कौन कौन से रास्ते जो स्टेशन आते हैं, गुवाहाटी आता है, बैरूनी आता है, इलाहाबाद आता है, और उनकी जो ब्रांचेस हैं जैसे कि बैरूनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मोरीग्राम, ठीक है ना, एंड गुवाहाटी टू सिलगुड़। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो पाइपलाइंस हैं वो बिछी हुई है। एक और है जैसे कि फ्रॉम सालिया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, वाया कौन कौन से विरमगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, ये सभी, है ना। और इसकी भी कुछ ब्रांचेस हैं जैसे कि कोयाली नियर वडोदरा गुजरात, है ना, और एंड बहुत सारी और भी प्लेसेस हैं। ठीक है ना। तो वो हम जब मैप करेंगे तो वहां पे अच्छे से देखेंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। तो अभी गैस पाइपलाइंस एक और हैं जैसे कि हजीरा, जो कि गुजरात में है, यहाँ से लेके, ठीक है ना, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक, वाया भी कौन कौन से स्टेशन आते हैं जैसे कि बीजापुर हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, इसकी भी कुछ ब्रांचेज हैं जैसे कि कोटा इन राजस्थान, ठीक है ना, इसके अलावा जो है शाहजहांपुर है, इसके अलावा सबराला है। तो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी जो है वो प्लेसेस हैं जहाँ पे इसके स्टेशंस पड़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी वाटरवेज की बात करेंगे। वाटरवेज ऑब्वियसली बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। जैसे कि अभी सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सूटेबल है क्योंकि हैवी जो बल्की गुड्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती हैं, उनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। साथ ही में फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, ठीक है ना, ये एक तरह का ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारा पोल्यूशन इसके साथ होता है, नहीं होता है ना। दूसरा है कि मोर देन 95% ऑफ कंट्रीज का जो ट्रेड होता है वो सी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना। और जैसे जैसे नेशनल वाटरवेज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, तो हमारा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसके लिए एक तरह का, मतलब हर एक तरह का ट्रेड जो है वो नेचुरल ट्रेड
लग रहा है कि भाई हाँ, कि अभी जो है वो ट्रेड का और भी थोड़ा सा कम किया जा सकता है, जो उनका कैरेज का जो खर्चा हमें पड़ता है वो खर्चा और कम किया जा सकता है। साथ ही में हम लोग यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो 14,500 किलोमीटर का टोटल एरिया जो है वो वाटरवेज का हमारे कंट्री में है, जिसमें 5 इनलैंड वाटरवेज जो है वो हमने बिछाए हुए हैं, जिसको हम नेशनल वाटरवे भी बोलते हैं। तो ये हमने देखा था 2010 और 11 का ये डाटा है हमारे पास। तो देखते हैं नेशनल वाटरवे वन, ठीक है ना, अभी याद रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, नेशनल वाटरवे वन, इसका ऐसे ही नाम पड़ा हुआ है। इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच है ना, और गंगा भगीरथी हुगली रिवर, उसका टोटल जो लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट्स में पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ऑब्वियस सी बात है। उसके अगला जो नेशनल वाटरवे टू है, देखिए ना, वो है सदिया धुबड़ी, ठीक है ना, ये स्ट्रेच मतलब कि वहां से लेके वहां तक फैला हुआ है। ये कौन से रिवर में है? ब्रह्मपुत्र रिवर है ना। टोटल लेंथ जो इसका है 891 किलोमीटर है ना, और ये असम के स्टेट्स में पड़ता है, ठीक है। और फोर्थ जो है हमारा, जैसे कि थर्ड थर्ड जो है नेशनल वाटरवे थ्री, कोलम कोटापुरम, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल एंड चंपकारा एंड उद्योग मंडल कैनाल्स है ना, इनमें पड़ता है। टोटल लेंथ इसकी है 205 किलोमीटर, और ये केरला में पड़ता है। अगर चौथा जो है नेशनल वाटरवे फोर, उसका टोटल लेंथ है 1027 किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी की कुछ जो टेरिटरीज हैं उसमें पड़ता है ना, यूनियन टेरिटरी है ना पुडुचेरी। तो बेटा पहले इसको पौंडीचेरी भी बोला जाता था, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखते हैं नेशनल वाटरवे 5, जिसका टोटल लेंथ जो है वो क्या है 588 किलोमीटर। तो हम वहां पे देखेंगे ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है ना, इन दोनों में जो है ये पड़ता है। तो इस तरीके के हमारे पास जो टोटल है वो 5 है, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। इस तरीके के हमारे पास 5 जो है वो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं। तो अभी हमारे पास कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं। देखो ये हमारे पास मैप भी बना हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, ये हल्दिया का है, ये पारादीप का है, ठीक है ना, विशाखापट्टनम है, हमारे पास मीनमबेकम है, कोलंबो है ना, ये लेकिन हमारे पास नहीं, वो श्रीलंका के पास है, लेकिन फिर भी है ना। तो कोची ट्यूटिकोन है, ठीक है ना, साथ में हमारे पास मरमगो है, न्यू मैंगलोर है, कांडला है, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू छत्रपति शिवाजी जो है वो है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है इसको अभी देखेंगे कि किस किस तरीके से ये जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वो कौन कौन से हैं। तो मैप को और भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पे कुछ देखेंगे, जैसे कि कांडला का है। अभी देखो इनकी हम पोर्ट जो है वो लोकेशन और इनके जो कुछ फीचर्स हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वहाँ की। जैसे कि अभी सबसे पहले कांडला की देखते हैं, गुजरात में है और ये एक टाइडल पोर्ट है, ठीक है ना। मुंबई है जहाँ पे महाराष्ट्र में है, और बिगेस्ट पोर्ट जो सबसे बड़ा है। अभी इनके बारे में डिटेल में भी करेंगे क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। जवाहरलाल नेहरू है ना, महाराष्ट्र में है, हब पोर्ट फॉर मुंबई पोर्ट है ना, मतलब कि उसकी हेल्प आउट करता है कि वहां पे जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा मरमगांव है, दैट इज इन गोवा, आयरन और ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वहां से। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, वहां से भी आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। कोची जो कि केरला में है, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है ये। और इसके अलावा कोलकाता, हल्दिया बंगाल में है, इनलैंड रिवर इन पोर्ट है ये, ठीक है ना। पारादीप है उड़ीसा में, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर यहाँ से किया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा डीप लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये, ठीक है ना। चेन्नई तमिलनाडु, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। एनोर तमिलनाडु, टुटिकॉन, ठीक है ना, दैट इज आल्सो इन तमिलनाडु एंड इट इज अ नेचुरल हार्बर, ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, ये एक तरह सा नेचुरल हार्बर है। तो अभी इनके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन देखेंगे, कुछ चीजें तो यही रिपीट करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। मेजर सी पोर्ट्स हैं, जैसे कि लॉन्ग हमारे पास जो कोस्ट लाइन है। अगर कोई पूछे बेटा कि कोस्ट लाइन क्या होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे इंडिया का जितना भी साउथ का पार्ट है ना, वो सारे का सारा क्या है, वो हमारा कोस्ट लाइन है। जो मतलब कि ये सारे का सारा एरिया जो है वो क्या है, कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। जो कि टोटल लेंथ इसकी है 7516.6 किलोमीटर। साथ ही में यहाँ पे हमारे पास 12 मेजर एंड 187 माइनर पोर्ट्स, ठीक है ना,
और वो छोटे छोटे पोर्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। और कांडला इसका जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, तो सबसे पहला जो पोर्ट था वो ये डेवलप किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारे पास जो पहले दो पोर्ट थे जैसे कि कराची का पोर्ट था, ठीक है ना, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जा चुका था क्योंकि पार्टीशन हो गई थी, तो हमें भी तो पोर्ट की जरूरत थी ना, तो इसलिए ऐसा बनाया गया, ठीक है ना। कांडला का जो है वो एक टाइडल पोर्ट है, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। और ये जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है हाई प्रोडक्टिव ग्रेनरी का, एंड साथ ही में इंडस्ट्रियल बेल्ट, मतलब कि जैसे कि मान लो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारी जगह से ये जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं, ठीक है ना। साथ ही में अगर हम देखेंगे मुंबई का, जो कि बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है ना, एंड ये भी एक नेचुरल शेल्टर्ड हार्बर है, अच्छी तरीके से बनाई गई है। एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नेहरू शेवा मुंबई में है, ठीक है ना। और इसको क्यों बनाया गया, ताकि मुंबई पोर्ट का काम जो है वो थोड़ा सा आसान किया जा सके, क्योंकि वहां पे बहुत ही भीड़ हो जाती थी इसलिए। अभी हम मांगे यहाँ पे मरमगांव पोर्ट है जो कि गोवा का है, तो यहाँ से आयरन और हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अबाउट 50% जो इंडिया की आयरन हो रहा है वो यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। न्यू मैंगलोर, यहाँ ये जो है वो कर्नाटका में है, और यहाँ से भी हम जो है आयरन ओर ही कंसंट्रेट किया जाता है। कहाँ से, कुद्रेमुख माइन से ज्यादातर जो आयरन ओर है वो निकाल के यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। कोची, ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, और जो के एंट्रेंस ऑफ लेगून विद नेचुरल हार्बर, ठीक है ना, वहां से शुरू होता है। अभी ईस्ट कोस्ट के कुछ सी पोर्ट्स देखेंगे। सबसे पहले ट्यूटिकोरिन है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है ना, और ये भी एक नेचुरल हार्बर है। एंड यहाँ पे जो ट्रेड हैंडलिंग होती है वो कौन सी है, वैरायटी ऑफ कार्गोज यहाँ पे आती है नेबरिंग कंट्रीज की, लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, है ना, इन सभी जगह से हम जो है वो ट्रेड करते हैं। चेन्नई, ये भी हमारा एक ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जो कि बनाया गया था, तो मुंबई के बाद इसी का वो आता है जहां से सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम, मतलब कि सबसे ज्यादा मात्रा में ट्रेड किया जाता है और कार्गोज आती हैं, ठीक है ना। कार्गोज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जिसमें सामान इधर उधर लेके जाया जाता है। विशाखापट्टनम, ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड जो है वो पोर्ट है, और ओरिजिनली ये जो है आयरन और एक्सपोर्ट जो है उसके आउटलेट है ना, वो सारे कंसीव करता है, यहाँ पे रखे जाते हैं। अभी हमारे पास एक है पारादीप, है ना, तो ये उड़ीसा में, हमने पहले भी बात की है, यहाँ से भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होती है। कोलकाता, ये इनलैंड रिवर इन पोर्ट है, ठीक है ना, तो ये भी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। तो टाइडल पोर्ट, सो इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ द हुगली, तो इसको मतलब कि कॉन्टिन्यूस जो है वो किसी ना किसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है। हल्दिया, तो ये बंगाल में है, जो कि सब्सिडरी पोर्ट है, और इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट, है ना, क्यों बनाया गया, ताकि जो कोलकाता पोर्ट है वहां पे थोड़ी सी भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम की जा सके। अच्छा, तो अभी हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज एयरवेज, तो अभी बात करते हैं। देखो एडवांटेजेस सबसे पहले देखेंगे एयरवेज के कौन कौन से हैं। देखो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो तो हमें पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ही घंटों में हमारे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और साथ ही में क्या है, ये कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि बहुत ही महंगा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो और भी महंगा हो चुका है, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं, तो वही पॉसिबिलिटी है कि वही कर सकती हैं ये, ठीक है ना। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाए और लोगों के लिए ट्रैवल करना आसान हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए, ठीक है ना। तो एयरवेज जो है वो हमने पहले ही किया है, फास्टेस्ट मीन है, सेव टाइम सेव करता है। दूसरा, डिफिकल्ट एरान्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, तो वहां पे भी आसानी से ये जा सकता है, ठीक है ना। एयरवेज जो है वो ट्रेड स्पेशली क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी किया था रोडवेज में, कि जो रोडवेज है वो भी हमारे पेरिशेबल जो चीजें हैं, जो मतलब कि थोड़ा बहुत नजदीक होती हैं, हमारी विद इन कंट्री हैं, तो ये आउट ऑफ कंट्री जो आ रही है तो वो चीजों के लिए हेल्प आउट करता है। और ये क्या करता है, रोड एंड रेलवेज पे जो प्रेशर है ट्रांसपोर्ट का और कुछ भी है, वो सारी चीजों को भी थोड़ा बहुत कम करता है। अभी साथ ही में देखेंगे कि नेशनलाइज्ड कब किया गया। 1953 में जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। इंडियन एयरलाइंस अलायंस एयर सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस, प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस, है ना, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, ये इतने लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतनी की सारी कंपनीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो एयर इंडिया जो है हमें इंटरनेशनल एयर सर्विसेज देता है,
ठीक है ना, जो हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड जैसे कि पवनास है ना, एंड वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज देता है टू द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है ना। तो वो ऑफशोर और ऑनशोर दोनों काम करता है, और डिफिकल्ट टर्रान में जैसे कि नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स है, इंफीरियर पार्ट्स है किसी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ पे जो रोड्स हैं वो थोड़ी सी कम जाती हैं या फिर रेलवेज नहीं जाती, तो वहाँ पे एयरवेज का जो है वो यूसेज किया जाता है। साथ ही में इंडियन एयरलाइंस जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में भी अभी साउथ है, साउथ ईस्ट है, एशिया मिडल ईस्ट है ना, वहां पे भी अभी जो है वो काफी हद तक वो कर दिया गया है। तो आपको भी एक काम मिल रहा है, जैसे कि आपको कुछ कंट्रीज जो हमारे इंडियन एयरलाइंस के साथ कनेक्टेड हैं, आपको उनके बारे में पता करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में मत जरूर बता देना, ठीक है ना। अच्छा, तो गाइज हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एवरीवन।